अगर आपके बच्चे न्यूजीलैंड में रहते हैं और आप अपने माता पिता को हमेशा के लिए वहां बुलाने का इंतज़ार कर रहे हैं, तो आपके लिए एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। न्यूजीलैंड अब पेरेंट रेजिडेंट वीज़ा के लिए सिलेक्शन सिस्टम को बदलने जा रहा है। 5 अक्टूबर 2026 से लगभग 90% एप्लीकेंट्स यानी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को उनकी डेट और क्यू के आधार पर सिलेक्ट किया जाएगा, जबकि बाकी 10% एप्लीकेंट्स को बैलेट सिस्टम के जरिए मौका मिलेगा। यानी अब सिर्फ लॉटरी पर निर्भर रहने की स्थिति काफ़ी हद तक बदलने वाली है। लेकिन सवाल ये है कि इसका फ़ायदा किसे मिलेगा, पुराने ईओआई होल्डर्स के लिए क्या बदलेगा और इंडियन पेरेंट्स के लिए इसका क्या मतलब है। आइए आज की इस वीडियो में इस पूरी खबर को आसान भाषा में समझते हैं। हाय, मेरा नाम है दामिनी सिंह और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेकेट पर। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर बात किस वीज़ा की हो रही है। न्यूजीलैंड का पेरेंट रेजिडेंट वीज़ा उन पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स या लीगल गार्डियन के लिए है जिनका बच्चा न्यूजीलैंड का सिटीजन या रेजिडेंट है और वो रिक्वायर्ड इनकम क्राइटेरिया पूरा करते हुए अपने पेरेंट को स्पॉन्सर कर सकता है। इस वीज़ा के जरिए पेरेंट न्यूजीलैंड में इंडेफिनेटली रहकर काम कर सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं। फिलहाल इस कैटेगरी के तहत हर साल 2500 रेजिडेंट अप्रूवल्स की लिमिट है। अब आते हैं सबसे बड़े बदलाव पर, जो 5 अक्टूबर 2026 से पेरेंट रेसिडेंट वीज़ा के सिलेक्शन प्रोसेस में हाइब्रिड सिस्टम लागू किया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 90% एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यानी ईओआईज को क्यू या डेट ऑर्डर के आधार पर सिलेक्ट किया जाएगा, जबकि 10% सिलेक्शन बैलेट के जरिए होगी। इसका मतलब ये है कि जिन एप्लीकेंट्स की ईओआई पहले से सबमिट हुई है उनके लिए क्यू बेस्ड सिलेक्शन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगी, जबकि एक हिस्सा अभी भी रैंडम बैलेट के जरिए ही सिलेक्ट होगा। अब यहाँ एक और बड़ा बदलाव है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्होंने पहले से ईओआई सबमिट कर रखी है। इस नई व्यवस्था में एग्जिस्टिंग ईओआईएस के लिए एक्सपायरी को हटाने का प्रावधान बनाया गया है। यानी पहले की तरह ईओआई के एक्सपायर होने और फिर दोबारा प्रोसेस शुरू करने की चिंता कम हो सकती है। ये उन पेरेंट्स के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है जो लंबे समय से सिलेक्शन का इंतज़ार कर रहे हैं। हालांकि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि एओआई सबमिट करते ही आपको पीआर मिल जाएगी। पहले एओआई सेलेक्ट होगी, उसके बाद इमिग्रेशन न्यूजीलैंड की तरफ से इनविटेशन टू अप्लाई यानी आईटीए मिल सकता है और फिर पूरा रेजिडेंट एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू होगा। अब इसे एक आसान एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कोई इंडियन पेरेंट इंडिया में रहता है और उसका बेटा न्यूजीलैंड का रेजिडेंट है। बेटे ने रिक्वायर्ड स्पॉन्सरशिप और इनकम कंडीशंस पूरी रखी है और पेरेंट की ईओआई सिस्टम में मौजूद है। नई व्यवस्था के बाद उस ईओआई के सिलेक्शन प्रोसेस में क्यू बेस्ड पाथवे के तहत मौका मिल सकता है। लेकिन अगर कोई एप्लीकेंट्स बैलेट वाले हिस्से में आता है तो उसका सिलेक्शन रैंडम ड्रॉ पर डिपेंड करेगा। इसलिए हर एप्लीकेंट के लिए ये समझना बेहद ज़रूरी है कि उसकी एओआई किस कैटेगरी में और किस सिलेक्शन मैकेनिज्म के तहत आती है। लेकिन एलिजिबिलिटी अभी भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पेरेंट रेजिडेंट वीज़ा के लिए एप्लीकेशन का न्यूजीलैंड सिटीजन या रेजिडेंट चाइल्ड द्वारा स्पॉन्सर्ड होना ज़रूरी है और स्पॉन्सर्ड को रिक्वायर्ड इनकम क्राइटेरिया पूरा करना होता है। एप्लीकेंट को हेल्थ और कैरेक्टर रिक्वायरमेंट्स भी पूरी करनी होती है और इंग्लिश रिक्वायरमेंट या इंग्लिश लेसन जैसे जुड़े कंडीशंस भी लागू हो सकते हैं। यानी सिलेक्शन सिस्टम बदलने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स आपकी खत्म हो जाएंगी। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात समझना आपके लिए बेहद ज़रूरी है कि 2026 में न्यूजीलैंड ने पेरेंट कैटेगरी के स्पॉन्सरशिप इनकम थ्रेशोल्ड में बदलाव किया है। 30 अप्रैल 2026 से इनकम थ्रेशोल्ड को न्यूजीलैंड के अपडेट मीडियम वेज के आधार पर बढ़ाया गया है। इसलिए अगर आपका बच्चा आपको स्पॉन्सर करने की प्लानिंग कर रहा है तो सिर्फ पुरानी इनकम रिक्वायरमेंट देखकर एप्लीकेशन तैयार करना आपके लिए बिल्कुल सही नहीं होगा, बल्कि करंट ऑफिशियल रिक्वायरमेंट ज़रूर चेक करनी चाहिए। तो इंडियन पेरेंट्स और न्यूजीलैंड में रहने वाले इंडियन के लिए इस पूरी खबर का सबसे बड़ा मतलब यही है कि सबसे बड़ा फ़ायदा आपका ये हो सकता है, सिलेक्शन प्रोसेस में क्यू को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगा और एप्लीकेंट्स को केवल रैंडम बैलेट पर निर्भर नहीं रहना होगा। लेकिन 10% का हिस्सा जो है बैलेट के लिए रखा जाएगा। ये दिखाता है कि न्यूजीलैंड सरकार फेयरनेस और डिमांड मैनेजमेंट के बीच बैलेंस बनाना चाहती है। इसलिए अगर आपकी फैमिली न्यूजीलैंड में है और आपका पेरेंट रेजिडेंट वीज़ा के जरिए वहाँ सेटल होने का
कोई भी प्लान है तो अपनी ईओआई डिटेल्स, स्पॉन्सरशिप इनकम, डॉक्यूमेंट्स और बाकी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स को अभी से रिव्यू करना आपके लिए समझदारी भरा होगा। और सबसे ज़रूरी बात, ईओआई सिलेक्शन को पीआर अप्रूवल ना समझें। सिलेक्शन के बाद भी इमिग्रेशन न्यूजीलैंड आपकी एलिजिबिलिटी और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की जांच करेगा, इसलिए किसी भी एजेंट के किसी भी गारंटीड पीआर क्लेम पर भरोसा ना करें। अगर आपके पेरेंट्स न्यूजीलैंड में आने का इंतज़ार कर रहे हैं या आपका बच्चा न्यूजीलैंड में सेटल है, तो ये अपडेट उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आज की ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, काम की लगी हो, पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।